Okay, so this is a class on CA Final AFM New Age Series questions on equity. Given the May 2026 paper, everybody is worried that पता नहीं क्या आ जाए. तो therefore we have to increase our boundaries कि क्या possibilities आने का. Because जो पेपर आया था May 26 में, that paper was complicated. उसमें weird things came. ऐसा बात किया जाता है कि ग्रेस मार्क्स मिला होगा, बट आई डोंट थिंक ग्रेस मार्क्स के एक्सपेक्टेशंस पे जा सकते एग्जाम में. एक्स्ट्रा प्रेपरेशन रिक्वायर्ड. एक्स्ट्रा प्रेपरेशन में डू रिमेंबर अपने बहुत सारी चीजें करते हैं XYZ, एंड मेरा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है लास्ट 30 ईयर्स का कि उनमें से कोई ना कोई हिट कर जाती है. क्या आपके टर्म में हिट करेगी? आई कांट से, बट वो हिट करती ही है. ओके, इट्स नॉट दैट शायद करेगी, इट विल हिट, बट आई डोंट नो द टर्म इन विच इट विल हिट. करेक्ट? ओके, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ द पोर्शन ऑन टेक्निकल एनालिसिस. जो चार्ट्स वाला पोर्शन होता है, तो चार्ट्स वाले पोर्शन में जरा सा एक आइडिया दे देता हूं पहले, जिससे कि वी आर ऑन द सेम पेज. ओके, जस्ट वन मोमेंट. यस, यू कैन सी माई स्क्रीन. लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑन द चार्ट्स वाला पोर्शन. सो हियर इज इट. तो ये चार्ट्स वाले पोर्शन में सीए इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने टेक्निकल एनालिसिस में थियोरी दे रखा है. थियोरी. थियोरी ऑन व्हाट? थियोरी ऑन प्राइस पैटर्न्स, थियोरी ऑन डाउ थियोरी एंड एलियट वेव थियोरी. एलियट वेव थियोरी तो इस बार एग्जाम में आया भी था, पर वो थियोरी का बात है, दैट्स मैनेजेबल. नंबर 3, प्राइस वर्सेस मूविंग एवरेज. नंबर 4, लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. ओके, ये सारा पोर्शंस दिया हुआ है. वी आर नॉट सिटिंग ओवर हियर टू डू थियोरी, ये क्लियर है. वी आर सिटिंग ओवर हियर टू डू प्रैक्टिकल. तो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, ICAI डिजर्व्स द राइट टू गिव एनीथिंग. उनके हिसाब से अब वो लोग कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, दे डिजर्व द राइट टू गिव एनीथिंग इन द एग्जाम. ऐसा मैंने देखा है. बाय जस्ट टचिंग अ पोर्शन, दे डिजर्व द राइट टू गिव एनीथिंग. ओके, दैट्स द डेंजर. सो व्हाट डू वी डू? अपने ये समझते हैं कि मार्केट्स में if this is time and this is price, तो एक तो होता है शेयर का दाम जो मूव कर रहा है इन अ सर्टेन मैनर. यू कुड सी दैट मैंने बुलिश पैटर्न बनाया है, अप ट्रेंड. इसके साथ ही साथ देर इज समथिंग कॉल्ड मूविंग एवरेज, कि ये प्राइस बहुत वॉलेटाइल है, समझ में नहीं आता है, तो मूविंग एवरेज शोज द ट्रेंड. ठीक है, मूविंग एवरेज शोज द ट्रेंड. तो इस तरह से ये मूविंग एवरेज हो गया. एंड देयर कुड ऑल्सो बी अ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज. So long-term moving average is suppose this one, which is more smoother. So red wala is the price line. The sky blue one is the short-term moving average, and the purple one is the long-term moving average. ठीक है. इसके बेसिस पे बाजार में लोग डिसीजंस लेते हैं कि जो क्रॉसओवर पॉइंट्स है वहां पे क्या सिग्नल है, बाई सिग्नल है कि सेल सिग्नल है. इसका बहुत सारा पॉइंट्स बुक में लिखा हुआ है. इज इट पॉसिबल इन द एग्जाम कि ग्राफ बना के आ जाए और बोले कि बताओ इस पॉइंट पे बाई करना है कि सेल करना है? इफ यू आस्क मी, द आंसर इज यस. ठीक है, ग्राफ बना हुआ आएगा, रियल लाइफ चार्ट्स, और उसके बेसिस पर पॉइंट्स पे पूछेगा कि बाई करना है कि सेल करना है.
और आपको लॉजिक के साथ बोलना पड़ेगा। दैट इज वन पॉसिबिलिटी, हुआ नहीं है पर आ सकता है। ठीक है। तो एक तो मेरे को वो सिखाना है कि जक्स्टापोजिशन ऑफ द प्राइस लाइन एंड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पॉइंट्स, उसके अंदर व्हाट विल बी द बाय एंड सेल सिग्नल। ठीक है। तो एक हो गया अपना प्राइस वर्सेस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। कहाँ लिखूं, वन सेकेंड। प्राइस लाइन वर्सेस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे सिग्नल्स, ये एक पॉसिबिलिटी एग्जाम में। इसको करने में भी अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज बचपन से चार्ट्स देखते हुए आए हैं। तो इन दैट केस दे ऑलवेज फील दैट थोड़ा पता चल रहता है तो बेटर रहता है, तो एक्साइटिंग थिंग। बट एक्साइटिंग डजंट मीन दैट इस पे अपने अपना तन मन धन सब दे देंगे। ठीक है, थोड़ा आइडिया। बाकी जिसका मन है वो और रिसर्च कर सकता है। दूसरा, इट इज सेड दैट मूविंग एवरेज इज अ वेरी लेट सिग्नल प्रोवाइडर। मूविंग एवरेज बहुत ही लेट से सिग्नल देता है। मतलब होता है ना, जब ट्रेंड एकदम चल पड़ा उसके बाद बोलता है बाय, जब ट्रेंड एकदम नीचे गिरा उसके बाद बोलता है सेल। एडवांस सिग्नल नहीं देता है मूविंग एवरेज। तो उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इंडिकेटर्स। मोमेंटम इंडिकेटर्स। ठीक है। सो मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या हुआ, इट्स लाइक अगर अपने बॉल को ऊपर थ्रो करते हो तो इनिशियली द बॉल गोज अप एट अ फास्ट स्पीड। बिफोर द बॉल टर्न इट स्लोज डाउन। यानी कि वो जो स्लो डाउन हुआ उसी समय वो इंडिकेशन दे दिया कि मैं घूमने वाला हूं। I think the analogy is perfect. You throw a ball up, it goes up at a fast speed. It is not going to turn. When it slows down, then it turns. तो दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो वैसे ही प्राइसेस में अपने मोमेंटम चेक करते हैं कि प्राइस कौन से स्पीड से बढ़ रहा है। और जब वो स्पीड कम होती है तो हमें लगता है एग्जॉशन आ रहा है, थकावट आ रही है, एंड प्राइस घूमेगा। उसको बोलते हैं मोमेंटम। एम आई कम्युनिकेटिव? मेरे एनालॉजी में प्राइस इज द किंग, मोमेंटम इज द क्वीन, and if the queen turns, the king ultimately has to turn. Okay, price is the king, momentum is the queen. If the queen turns, in that case the king has to turn. So the queen को अगर फॉलो करेंगे, it will give an advance signal regarding क्या होने वाला है। You got the stuff? तो in that case अपने लिख लेते हैं, analogy of a ball being thrown up, it slows before turning। तो अगर आपको एडवांस सिग्नल चाहिए, एडवांस सिग्नल कि रिगार्डिंग क्या होने वाला है, तो आप मोमेंटम देखते हो, बाजार में सभी जन देखते हैं। ठीक है, एडवांस सिग्नल। तो एनालॉजी ऑफ अ बॉल बीइंग थ्रोन। दूसरा मैंने एनालॉजी दिया, किंग इज द प्राइस। नॉट डेट ये लिख के आना है, बट आपको जरा सा 5 मिनट 10 मिनट का एक्सपोजर मिल रहा है तो आपको ध्यान कैसे रहेगा। तो पढ़ाने का स्टाइल इज टुवर्ड्स द फैक्ट दैट जरा सा सुने पर ध्यान रह जाए। प्राइस एंड क्वीन जो है ना, इज द मोमेंटम। तो वॉच द क्वीन along with the price and you will be able to take signal। ठीक है। ऑब्वियसली कुछ लोगों को क्लास करने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन का एग्जामिनेशन कब ड्यू है, May 27, November 27, May 28, वो लोग अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए दे कैन गो टू वेरियस साइट्स लाइक investing.com, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस, टू जस्ट सी ऑल द स्टफ। बट मैं अभी, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं डिफरेंट साइट्स पे जाके टेक्निकल पढ़ाने लग जाऊंगा, तो प्लीज़ डोंट जज मी। ओके, मेरा लिमिटेड पर्पस है कि मैं कुछ एक क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में वो बताना। ओके, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई वोंट बी एबल टू गेट इनटू प्रैक्टिकल लाइफ टेक्निकल्स। तो इफ somebody इज जजिंग मी फॉर दैट, दैट्स फाइन, आई एम ओके टू बी जज्ड। तो कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सिग्नल्स होते हैं जो कि बुक में दिए हुए हैं नाम। ओके, एक दिया हुआ है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये चालू हो गया अपना क्लास अब। रिलेटिव स्ट्रेंथ, RS, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। RSI का फॉर्मूला है RSI इज इक्वल टू 100 - 100 by 1 plus RS। दिस इज द फॉर्मूला। 100 - 100 divided by 1 plus RS। RS equal to average of gains divided by average of losses। ठीक है, 2 मिनट बाद समझ में आएगा नंबर्स के हेल्प से। एक बार लिखा रहा हूं जिससे कि अपने फॉर्मूला पकड़ लिए। एवरेज ऑफ गेन्स डिवाइड बाय एवरेज ऑफ लॉसेस। तो आरएस क्या चेक कर रहा है? आरएस ये चेक कर रहा है कि देर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स, इजंट इट? मार्केट में एक फाइट चल रहा है बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू सी द इंटरनल फोर्स ऑफ दैट फाइट, हु इज ऑन द विनिंग ग्राउंड। तो एवरेज ऑफ द गेन्स इज द बुल्स का पंच, एवरेज ऑफ द लॉसेस द बेयर्स का पंच। वो पंच ज्यादा जोर से कौन मार रहा है वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटरनली हु इज स्ट्रॉन्गर, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू इन्फर। तो अगर अपने को 10 दिन का डेटा दिया हुआ है, प्लीज इमेजिन 10 दिन का डेटा, अपने उस पर केवल क्लोजिंग प्राइस देखेंगे। क्लोजिंग, ओपनिंग हाई लो से कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग, क्लोजिंग प्राइस में फर्स्ट डे के मुकाबले सेकंड डे ऊपर बढ़ा, कितना ऊपर लिख लिए? थर्ड डे नीचे गिरा, कितना नीचे गिरा लिख लिए? फोर्थ डे नीचे गिरा, कितना नीचे लिख लिए? ऐसे करके 9 चेंजेस आएगा 10 दिन में, 9 चेंजेस आएगा। 9 में से सपोज 3 दिन ऊपर गया है और 6 दिन नीचे आया है। 3 दिन ऊपर गया है, 6 दिन नीचे आया है। अब 3 दिन जो ऊपर गया है वो ऊपर गया है 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया। 15, 20, 25। ओके, 15, 20, 25, 3 दिन ऊपर गया है। 15, 20, 25 और टोटल 9 दिन का हिसाब है। तो 15, 20, 25 का 9 के हिसाब से एवरेज बोलना। 15, 20, 25 का 9 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, 9 के हिसाब से एवरेज बोलना। वेटिंग फॉर यू। 15, 20, 25 का 9 के हिसाब से एवरेज 6.67। 6.67 एवरेज आया गेम्स का। ठीक है ना? थैंक यू। और जो बाकी दिन नीचे गया ना, बाकी 6 दिन नीचे गया, वो नीचे गया था -5, -2, -3, -4, -1, समझे? धीरे धीरे वाला नीचे गया था 6 दिन नीचे। पर 6 दिन नीचे छुटंकू छुटंकू नीचे गया। द पंचेस वे वेरी लो, होते हैं ना बॉक्सिंग में, वो छोटा छोटा पंच मारे, बड़ा बड़ा पंच मारा है। एंड द एवरेज केम टू 2.22। ओके, वही 6 दिन का जो लॉसेस है उसको डिवाइड कर दिए 9 से, 6 दिन का लॉसेस को डिवाइड कर दिए 9 से, तो आया 2.22। ठीक है ना? तो अपने अगर आरएस निकाले तो आरएस आ गया अपना 6.67 by 2.22। आरएस आ गया अपना 6.67 by 2.22। 3 आ गया 3.03। आरएस आ गया 3.03। उसको पुट किए वहां पे फॉर्मूला में, तो 1 + 3.03, नीचे में 4.03। 100 डिवाइड बाय 4.03, 24 पॉइंट कुछ। 100 - 24 पॉइंट कुछ, व्हाट इज द आंसर? आप लोग का आरएस आया 3.03, 1 ऐड किए 4.03। 100 बाय 4.03, 24 पॉइंट कुछ। 100 - 24 पॉइंट कुछ इक्वल टू 75.19। तो एवरीबडी सेइंग 75.19। युवराज, यश, जयेश, हिमेश, मोहित, वाल्मीकि। ओके, आज वो लोग भी जवाब दे रहे जो कभी देते नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस 75.19। तो 75.19 इज द RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैंने अभी समझाया नहीं है पूरा लॉजिक, आई एम गोइंग टू कम टू इट। ठीक है, क्या आपको कैलकुलेशंस का तरीका समझ में आ गया? अनुष्का, कैलकुलेशन का तरीका आ गया? सर हमें क्या दिया रहेगा? डेज, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोजिंग। हर दिन बाजार कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, हाईएस्ट क्या गया, लोएस्ट क्या गया, OHLC का डेटा दिया रहेगा। इसमें से कौन सा डेटा इरेलीवेंट है? OHL काम का नहीं है, केवल काम का डेटा है क्लोजिंग। तो जो क्लोजिंग प्राइसेस है, अगर 10 डे RSI निकालने बोला है, 10 दिन का RSI, तो 10 दिन में से अपने फर्स्ट डे का तो वो गेन है कि लॉस है देख नहीं पाएंगे। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे का प्रीवियस डे के मुकाबले गेन लॉस देख लेंगे। और उस गेन लॉस का एवरेज निकालना है 9 के हिसाब से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉन्ग नहीं हो जाए। ओके, अगर गेन केवल एक दिन हुआ है तो भी उस गेन को डिवाइड बाय 9 करेंगे। लॉस 8 दिन हुआ है, उस लॉस को ऐड करके डिवाइड बाय 9 करेंगे। फिर रेशियो निकालें गेन्स बाय लॉस, रेशियो को पुट कर देंगे 1 + RS, और ऐसे। इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, सपोज कोई भी दिन गेन नहीं हुआ, तो आंसर क्या आ रहा है देखना। अभिषेक, अनुष्का, यश, युवराज, सलोनी। अगर किसी भी दिन, अगर किसी भी दिन गेन नहीं आया,
9 का 9 दिन दाम गिरा है। तो अपना आंसर क्या आ रहा है आरएसआई का? आई एम वेटिंग फॉर यू। वेरी गुड, यश ने जवाब दिया। अब सबने जवाब दे दिया। सर जीरो आंसर आ रहा है। ओके, बिकॉज आर एस जो है वो जीरो हो गया। और 1 + 0 इज 1। 100/1 इज 100। 100 - 100 इज 0। दिख रहा है? सबको दिख गया होगा। आर एस अपना जीरो आएगा। पुट करेंगे 1 + 0 तो 1 हो गया। 100/1 इज 100। 100 - 100 - 100 इज 0। ठीक है। मतलब पूरे के पूरे बियर्ड्स जो है ना, वो पूरे हावी हो रखे हैं जो बियर्ड्स है। ठीक है। इंटरनली जो स्ट्रेंथ है स्टॉक का बहुत वीक है। ठीक है। जबकि अगर कोई भी दिन लॉसेस नहीं हुआ, पूरे के पूरे 9 दिन गेन्स हुआ, तो आर एस आई क्या आएगा? अगर पूरे के पूरे 9 दिन गेन्स है, लॉसेस है ही नहीं, तो उस केस में आर एस आई क्या आएगा? युवराज का गलत आंसर है। ऋषि का करेक्ट आंसर है। पूरे 9 डेज गेन्स ही गेन्स है, देर आर नो लॉसेस। अनुष्का, यश, ओके, सबका करेक्ट आंसर है। तो द आंसर इज 100। 100 आंसर आएगा। अपने आर एस नहीं पूछ रहे थे यश, अपने पूछ रहे थे आर एस आई। तो अगर लॉसेस है ही नहीं तो आर एस विल बी समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी। आर एस विल बी समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी। 1 + ∞, आपको दिख रहा होगा। ये जो आर एस है, ये आएगा समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी। तो 1 + ∞ इज वॉट? इन्फिनिटी। 100/∞ इज वॉट? जीरो। 100 - 0 इज वॉट? 100। सो फॉर्मूला इस तरह से डिजाइंड है कि आर एस आई विल लाई बिटवीन 0 and 100। आर एस आई विल लाई बिटवीन 0 and 100। ठीक है। आर एस आई विल लाई बिटवीन 0 and 100। अब बाजार में ऐसा माना जाता है कि 70 and 30, कुछ लोग 20 and 80 मानते हैं। 70 and 30 आर कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर आर एस आई 70 के ऊपर आया, इट्स कंसिडर्ड टू बी ओवर बॉट। ओवर बॉट। ठीक है। कि यार ये बुल्स बहुत ही बड़े, वो जो बॉक्स मारा ना, बहुत ज्यादा ही बॉक्स मार दिया तेजी का। अब लगता है थकेगा। तो मे बी यू हैव टू वेट फॉर इट्स रिवर्सल। 30 के नीचे, 30 के नीचे इट्स ओवरसोल्ड पोजीशन, ओवरसोल्ड। ओके। बेयर्स बहुत ज्यादा ही हावी हो गए हैं। लगता है एक बार रिवर्ट करेगा। तो 70 के ऊपर ओवरबॉट पोजीशन, 30 के नीचे ओवरसोल्ड पोजीशन। ओके, ये बाजार में माना जाता है। बाजार में और क्या माना जाता है? 2 मिनट बाद बता रहा हूं, एक बार लिखा दो पहले। एक बार लिखा दो। सॉरी। आर एस आई लाइज बिटवीन 0 and 100। above 70 overbought position, below 30 oversold position। ठीक है। ओवरसोल्ड पोजीशन। तो विच मीन्स ऐसा कुछ होगा। मैं कोशिश कर रहा, एक बार ड्रॉ मत करना प्लीज। आप लोग ड्रॉ मत करना। जैसे टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, यहां पे प्राइस है, यहां पे आरएसआई। तो प्राइस जो है वैसे मूव कर रहा है, आरएसआई भी मूव कर रहा है। अब अगर आरएसआई बिलो 30 चला गया, ठीक है, तो वो एडवांस सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। एडवांस सिग्नल। ये एडवांस सिग्नल दे रहा है कि द स्टॉक विल राइज। तो ऑल दो स्टॉक अभी गिर रहा है, मैंने एग्जैक्ट में प्लॉटिंग नहीं कर पाया। स्टॉक अभी गिर रहा है, बट उसके बाद भी एडवांस सिग्नल दे दिया कि अब ये थक के ऊपर जाने वाला है। तो यहां पे एक बाई सिग्नल जनरेट हो जाता है। यहां पे एक बाई सिग्नल जनरेट हो जाता है और अपने पहले से ही एडवांस में बाई कर लेते हैं। क्या फिर आरएसआई भी घूम जाएगा। ठीक है। तो आरएसआई का वैसे होता है, वैसे ही ऊपर चला गया ना, तो सिग्नल दे देता है सेल। क्या सिग्नल दे देता है? सेल, पहले से एडवांस सिग्नल कि वो घूमने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, प्राइस के साथ, किंग के साथ क्वीन को देखते रहते हैं नीचे। ऊपर में किंग। किंग का मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत वॉलेटाइल है।
पर क्वीन को देख के समझ जाते हैं क्या होने वाला है। और एक चीज बता दे, टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज्यादा धोखेबाज क्यों है? बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी गारंटी नहीं है। सर आप बोले थे ऐसा होने से ऐसा होगा, अरे हम कौन हैं? नहीं हुआ ऐसा होने से तो क्या। तो आपको हमेशा सौदा करते समय, ट्रेड करते समय रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कितना पोजीशन साइजिंग करेंगे, कितना पैसा लगाए इस ट्रेड में, एंड उस पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, टारगेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। एनीबडी डूइंग टेक्निकल इन रियल लाइफ विदाउट स्टॉप लॉस एंड विदाउट टारगेट इज अ स्टूपिड पर्सन। हाइट्स ऑफ स्टुपिडिटी इट्स नेवर डन। तो इट्स ऑलवेज बिलीव दैट अगर मैंने 10-20 बार किया, ठीक है, सौदा, और मेरा अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 1.5:1 था, खोने को एक पाने को डेढ़, खोने को एक पाने को डेढ़, और मैंने 20 बार किया, और 20 में से सपोज 60% सक्सेस रेशियो है, तो 12 टाइम्स में 1.5 किया, 12 × 1.5, और 8 बार में 1 लूज किया, तो 12 × 1.5 इज 18, -8 × 1 इज 8, तो 18 - 8 में 10 कमा लूंगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 1.5:1 है, और मैं 20 बार ट्राई करता हूं कोई चीज, और 20 में से सक्सेस रेट 60% है, तो 60% और 20 12, तो 12 बार मैं 1.5 कमाऊंगा, और बाकी 8 बार मैं एक एक रुपया खोऊंगा, तो नेट नेट कमा के निकलूंगा इफ आई एम डिसिप्लिन्ड। डिड यू गेट द स्टफ? बिकॉज ऑब्वियसली रहा नहीं जाता है कि भाई चेतावनी दे दे, वार्न कर दे। टेक्निकल बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। कोई भी टेक्निकल यूज करे तो नंबर वन, एक नहीं मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करे, मल्टीपल इंडिकेटर्स। एट द सेम टाइम रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज करे, पोजीशन साइजिंग, किस ट्रेड में कितना पैसा लगाएंगे, नॉट मोर देन 2% और 1% ऑफ योर मनी शुड गो इन टू अ पर्टिकुलर ट्रेड। अगर आपके पास 100 रुपया है, 2 रुपया का एक ट्रेड हो, 2 से ऊपर का नहीं हो, पोजीशन साइजिंग हो गया। और दूसरी बात है उसके अंदर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ये सीए फाइनल में कोई काम नहीं आएगा, ये जो बोला ये कोई काम नहीं आएगा, बट आई थिंक ये सबसे बेस्ट समझ में आया होगा आप लोग को। और जो मैं फिगर्स बोला, ठीक है, 60% प्रोबेबिलिटी इज वंडरफुल। इफ यू हैव अ टूल जिसका 60% प्रोबेबिलिटी है, दैट्स ब्यूटीफुल। ठीक है ना? ओके। इंटरेस्टेड पीपल में देयरफॉर इन्वेस्ट देयर टाइम, ओके, into investing.com or money control or zerodha or grow or whatever, and try to study the same. That's your own this thing. तो ये आपको आरएसआई का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब मैं एक चेतावनी दे देता हूं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये, जब एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, जब एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, उस समय 70 के ऊपर आरएसआई का कोई मतलब नहीं है। आई रिपीट, अप ट्रेंड में आरएसआई 70 के ऊपर है, उसका कोई मतलब नहीं है। देर आर वीक्स एंड मंथ्स जब आरएसआई 70 के ऊपर रहता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अप ट्रेंड में आरएसआई अगर 70 के ऊपर है, बट अप ट्रेंड है, ऑन द होल अप ट्रेंड है, और उसमें बीच में अगर वो थोड़ा सा सांस लेने के लिए स्टॉक गिरा था ना, और आरएसआई 30 के नीचे चला गया, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल। तो अप ट्रेंड में 70 के ऊपर नो सिग्नल, अकॉर्डिंग टू मी, बुक में नहीं लिखा हुआ है। बट अप ट्रेंड में अगर बीच में स्टॉक जरा सा गिरा और आरएसआई 30 के नीचे चला गया, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल, बिकॉज मेक द ट्रेंड योर फ्रेंड। ओके, मेक द ट्रेंड योर फ्रेंड, दैट्स अ डायलॉग। वैसे डाउन ट्रेंड में जब स्टॉक का दाम गिर रहा है, सेक्युलर टेंडेंसी डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में 30 के नीचे से कोई मतलब नहीं है। 30 के नीचे से कोई मतलब नहीं है। हाँ, 70 के ऊपर अगर उसमें चला गया, तो इट्स कंसिडर्ड टू बी अ सेल सिग्नल। मेक द ट्रेंड योर फ्रेंड। समझ गए? तो ऑल्दो बुक में लिखा हुआ है 70 के ऊपर ओवरबॉट सेल, 30 के नीचे ओवरसोल्ड बाय, बट दिस इज नॉट हाउ रियल लाइफ ऑपरेट्स। ठीक है। हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में सौदा ज्यादातर नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे अप ट्रेंड है तो मेरे को हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, मेरे को सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। ठीक है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या? अप ट्रेंड में अगर स्टॉक थोड़ा थका, थकने के कारण आरएसआई थका, तो क्या होगा? वो जो बॉक्सर्स है ना, जो बॉक्सर्स है, उनमें जो बुल बॉक्सर था अप ट्रेंड में, जो बुलिश बॉक्सर था, वो थोड़ा थक गया होगा बीच में, तो एक दो पंच खा लिया होगा इससे, बेर वाले से, तो आरएसआई 30 के नीचे चल जाएगा। एकदम अपॉर्चुनिटी है बाय, बिकॉज वापस से जोश पे आने वाले हैं। You can understand. Analogy is very, very important to internalize the stuff. I think I'm communicative. ठीक है। सम कैसे आएगा एग्जाम में देख लेते हैं। सम कैसे आएगा एग्जाम में वो देख लेते हैं। ये रहो।
कंसिडर द फॉलोइंग प्राइस कोटेशंस रिलेटिंग टू सत्यम कंप्यूटर्स। पुराने जमाने का समय 2001 का। तो उन बुक से उठाया है मैंने जहां से सीए इंस्टीट्यूट उठाता है, जहां से और भी सम्स आए हुए हैं। समझ गए? कंसिडर द फॉलोइंग प्राइस कोटेशंस रिलेटिंग टू सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड। You are required to calculate the relative strength index for the above prices and explain the significance of the index calculated if the benchmark for overbought and oversold are 70-30। Got it? तो अपने को आरएसआई निकालना है फॉर द एबव प्राइसेस। तो अगर अपने यहां पे देखें गेन्स, यहां पे देखें लॉसेस, ठीक है ना? तो फर्स्ट डे तो डैश कर दूं, डैश। सेकेंड डे, इनकेस आपको दिख रहा है थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, सेकेंड डे केल क्लोजिंग प्राइस। हाँ, ओपनिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। केल क्लोजिंग प्राइस 368.15 से 364.35 कितना लॉस हुआ? 368.15 से 364.35, प्लीज हेल्प, कितना लॉस हुआ? 3.8 का लॉस। तो 3.8 लॉस वाले में लिख रहा हूं। 364.35 से 361.85 कितना लॉस हुआ? 364.35 से 361.85 कितना लॉस है? 2.5 का लॉस। ठीक है। 361.85 से 377.95 कितना लॉस है? 361.85 से 377.95, व्हाट इज द लॉस? गेन है क्या? 361 377 गेन है, गेन, सॉरी गेन है। गेन है 16.1। 377.95 से 364.8, 377.95 से 364.8, 13.15 का लॉस। 364.8 से 372.1, 364.8 से 372.1, 7.3 का गेन। 372.1 से 371.6, 0.5 का लॉस। 371.6 से 343.25, 28.35 का लॉस। तो मेरे को तो लॉस का पंचेस बड़ा लग रहा है, 28.35। 343.25 से 337.9, 5.35। देख तो जो बेयर है वो पंचेस ज्यादा मारा है, एंड एट द सेम टाइम बीच बीच में जोर का पंच मारा है। 337.9 से 317.75, 20.15। ये 5.35 था ना कि 4.35 था? ये जो था 5.35 था कि 4.35 था? 5.35। ठीक है, चलो हो गया। टोटल कर दे। गेन्स का टोटल क्या आया, लॉस का टोटल क्या आया? तो अपना गेन्स का टोटल आया 16.1 प्लस 17.3। 16.1 प्लस 17.3, यस प्लीज। 16.1 प्लस 17.3 इज 23.4, 23.4। एंड वहां पे लॉस का टोटल कर लेते हैं। 3.8 प्लस 2.5, आई होप यू आर डूइंग, प्लस 13.15 प्लस 0.5 प्लस 28.35 प्लस 5.35 प्लस 20.15, 73.8। ओके, थैंक यू। 73.8। तो अपना यहां पे स्पेस को यूज कर रहा हूं। एवरेज गेन इज इक्वल टू 23.4/9, एवरेज लॉस इक्वल टू 73.8/9। वो अलग बात है, 9 कट जाएगा। सो देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू 23.4/73.8, बिकॉज 9 कट जाएगा। 23.4/73.8। ओके, वो 9 कट जाएगा ना रेशियो में, इसलिए निकाला नहीं मैंने। आर एस इक्वल टू 23.4/9/73.48/9। तो आर एस इज 0.32। आर एस इज 0.32। आर एस इज 0.32। therefore RSI is 100 minus 100
by 1.32. RSI is 100 minus 100 by 1.32, तो इट्स 24.08 या 24.24 बोल रहा है कोई। 100 by 1.32 में से 100 लेस करना है। 100 by 1.32 निकाल के 100 लेस करना है, तो 24.24 आ रहा है। इट्स 24.24, लेस देन 30, ओवर सोल्ड, बाई सिग्नल। लेस देन 30, ओवर सोल्ड, देयरफॉर बाई सिग्नल। लेस देन 30, ओवर सोल्ड, देयरफॉर बाई सिग्नल। ओके, लेस देन 30, ओवर सोल्ड, देयरफॉर बाई सिग्नल। फाइन। इफ यू लुक एट दिस सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन है। डेट्स, क्लोजिंग प्राइस, तो डे केवल 9 दिन लिए है, फर्स्ट डे को हटा के 12 तारीख से लिए। चेंज, चेंज को गेन लॉस में क्लासिफाई कर दिया। आई थिंक ये कॉलम बचाया जा सकता था, टाइम बचता, पर ठीक है। क्लासिफाई करके टोटल किया। 9 चेंजेस इन टोटल, 2 अप डेज, 7 डाउन डेज, पर आरएसआई केवल नंबर ऑफ डेज अप, नंबर ऑफ डेज डाउन नहीं देखता है, पंच का स्ट्रेंथ देखता है। होता है ना, क्या होता है, सनी देओल का डायलॉग, लोहे का हाथ, वॉट एवर, नहीं ध्यान है। तो अकॉर्डिंगली वो पंच का स्ट्रेंथ देखता है। तो पंच का स्ट्रेंथ भी बियर्स का स्ट्रांग है। एवरेज ऑफ द गेन्स, एवरेज ऑफ द लॉस निकाले, आरएसआई निकाले, आरएस को पुट किए, तो आरएसआई आ गया 24.07। सिग्निफिकेंस, आरएसआई 24, विच इज बिलो 30, ओवर सोल्ड बेंचमार्क। फाइन, ठीक है ना। सो ये आरएसआई का होता है। और रियल लाइफ में कैसे होता है? रियल लाइफ में ऐसे कोई 10 दिन का डेटा थोड़ी रहेगा। रियल लाइफ में तो 500 1000 दिन का डेटा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली 10 10 दिन का निकलते जा रहा है। 1 to 10 का जो निकला 10 के सामने, फिर सेकंड से 11 का निकला 11 के सामने, थर्ड से 12th का निकला 12th के सामने, फोर्थ से 13 का निकला 13 के सामने। और आरएसआई भी निकल रहा है, प्राइस भी निकल रहा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? आरएसआई भी निकल रहा है, प्राइस भी निकल रहा है। ये समझ में आया लास्ट पे जो बोला? एग्जाम में तो एक ही पूछेगा अपने से, बट रियल लाइफ में तो आरएसआई निकलते जा रहे हैं ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, एज अ मूविंग थिंग आरएसआई निकलते जा रहे हैं। ठीक है। बॉक्सिंग का एनालॉजी लिखा था क्या हमने? बॉक्सिंग का एनालॉजी वहां लिखा था क्या हमने? दो दो यहाँ व्हाइट बोर्ड आ रखा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा है। ये वाला है शायद। हाँ, बॉक्सिंग का एनालॉजी लिखा था क्या हमने? एक बार चेक कर रहा हूँ। नहीं, नहीं लिखा था। आरएसआई को समझने का तरीका है बॉक्सिंग का एनालॉजी, ठीक है ना। बुल्स एंड बेयर्स, ठीक है। तो मैंने पूरा उसके हेल्प से बताया, और उसके हेल्प से ही समझ में आएगा। उसके हेल्प से ही समझ में आएगा, बिकॉज देखो ध्यान में वही रहता है जो आदमी को एक एनालॉजी से समझाया जाता है। ठीक है। सर, क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंस्टीट्यूट के मैट में वर्ड लिखा हुआ है क्या? एकदम लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ। और वैसे तो नहीं लिखा रहे तो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट प्रूफ क्या होगा ना, प्रमाण। एक बार इंस्टीट्यूट के मैट में जाके सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर खोलना, और सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर में एफिशिएंट मार्केट के अंदर जाना। एफिशिएंट मार्केट के अंदर तुमको एक जगह दिखेगा रंस टेस्ट, छोटा सा 3 लाइन रंस टेस्ट, जहां लिखा है केवल जब बढ़ता है तो प्लस, जब गिरता है तो माइनस माइनस माइनस, बस 3 लाइन। नो फॉर्मूला, नो नथिंग। और एग्जाम में तो रंस टेस्ट आ चुका 5 7 बार। जब पहली बार आया था तो क्या हाल हुआ था, जस्ट इमेजिन। ठीक है। तो since this video may go on YouTube and there may be X number of people saying that जो भी उल्टा पुल्टा करवा रहे हैं, the point is that उल्टा पुल्टा आता है तो क्या होता है? ऐसे तो किसी के पास क्रिस्टल बॉल है नहीं कि आई कैन लुक एट दी अदर साइड क्या आने वाला है। मेरे पास तो नहीं है। ठीक है। और एक चीज बता दूं, कैवियाट, कि अलग से एक आरएस भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नोट, देर इज another indicator called RS, relative strength, that is
strength of a stock compared to full stop its peer compared to its industry compared to ओवरऑल मार्केट। मतलब अगर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है, अगर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है सपोज इन्फोसिस का, तो हम लोग इन्फोसिस का प्राइस को डिवाइड करेंगे टीसीएस के प्राइस से। इन्फोसिस डिवाइडेड बाय टीसीएस और उसका एक चार्ट बनेगा। या इन्फोसिस को डिवाइड करेंगे आईटी इंडेक्स से, या इन्फोसिस को डिवाइड करेंगे बाय निफ्टी। इज इट ओके? आप समझ गए होंगे, कॉमन सेंस है। ओके। जैसे ऋषि कैसा परफॉर्म कर रहा है, मॉक टेस्ट हो रहे हैं सपोज, और ऋषि कैसा परफॉर्म कर रहा है यश के मुकाबले, वी वांट टू चेक इट। तो ऋषि का मार्क्स बाय यश का मार्क्स वो अपने प्लॉट कर रहे हैं टू सी द रिलेटिव परफॉर्मेंस। या फिर ऋषि कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द क्लास, अपनी जो क्लास है ना उसके मुकाबले ऋषि कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ऋषि का मार्क्स डिवाइडेड बाय एवरेज मार्क्स। या फिर ऋषि कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू एवरी वन हु इज गोइंग टू अपियर फॉर सीए फाइनल। ठीक है। तो इन दैट केस वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ। बहुत सिंपल चीज है बट ये भी पॉसिबल है। अब इसका बच्चा वाला सम आया तो मेरे को क्या सिखाना है, इतना बता दिया ही काफी है। आपको डे दिया रहेगा, इन्फोसिस का प्राइस, टीसीएस का प्राइस, आईटी इंडेक्स और निफ्टी, और बना देना रेशियो सबका। अगर रेशियो बढ़ रहा है तो इन्फोसिस इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द डिनोमिनेटर। इज इट फाइन? इज इट फाइन सलोनी, हिमेश, यश? ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ये भी होता है, तो आश्चर्य मत हो जाना बाजार में, अरे सर तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में क्या उल्टा पुल्टा करवाए थे। वो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, पता नहीं क्यों नाम दिया उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसको नाम देना चाहिए था इंटरनल स्ट्रेंथ। इफ यू आस्क मी, जो मैंने कराया उसका नाम होना चाहिए था इंटरनल स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर मैं होता तो वो नाम देता। ठीक है। तो व्हाई डिड दे कॉल इट रिलेटिव स्ट्रेंथ? आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। रिलेटिव स्ट्रेंथ ये वाला हुआ जो नीचे में रेड में लिखा है, कंपेरेटिव, जैसे अपने वहां करते थे ना इक्विटी में, रिलेटिव वैल्यूएशन, पी रेशियो, पीएस रेशियो, एक कंपनी के हेल्प से दूसरे कंपनी को वैल्यू करना। शायद हमने किया था वैल्यूएशन ऑफ एचयूएल, याद है, विद द हेल्प ऑफ नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर। ठीक है। तो वो था रिलेटिव। ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ये रेड वाला पार्ट हुआ, बट ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें मैथ्स बनने का चांस है और बुक्स में दिया हुआ है सम्स उसका। कौन से बुक्स? वही बुक्स जहां से आईसीआई कभी कभी उठाते हैं। दे आर बुक्स रिटन बाय आईआईएम प्रोफेसर्स। जो आईआईएम अहमदाबाद बैंगलोर के प्रोफेसर्स है, उन वो लोग जो बुक्स लिखते हैं उसमें डेटा इंडिया का रहते हैं ना, ऑफकोर्स फॉरेन का भी होता है, उन बुक्स से आईसीआई काफी बार पास्ट में उठाया हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? देयर इज प्रोफेसर पीजी आप्टे, देयर इज डॉक्टर प्रसन्ना चंद्रा। ठीक है। देयर इज प्रोफेसर आई एम पांडे, जिनका रॉन्ग सम उठाया था उन्होंने आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी का, जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किए होंगे तो, जो रॉन्ग सम आया था। फिर मेरे को मेल करने से बोला नहीं, वी हैव पिक फ्रॉम देयर। फिर मैंने दिखाया कि वो गलत सम आई एम पांडे में भी है। तो उन्होंने बोला ओके विल डू द नीडफुल। नीडफुल क्या है? उसके बाद 4 बार और सम आ गया। ठीक है। 4 बार और एग्जाम में आ गया। एनीवेज, तो ये आरएसआई समझ में आ गया होगा अब। आरएसआई का एक भाई है, लिखो, स्टोचैस्टिक। स्पेलिंग राइट करने के लिए स्टोचास्टिक बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड स्टोकास्टिक। तो स्टोकास्टिक इज अनदर मोमेंटम इंडिकेटर। स्टोकास्टिक इज अनदर मोमेंटम इंडिकेटर। ठीक है। ना स्टोकास्टिक में अपने क्या चेक करना चाहते हैं? स्टोकास्टिक में अपने ये चेक करना चाह रहे हैं कि सर, आप बॉक्सिंग का बात कर रहे थे, बुल्स एंड बेयर्स, तो पंचेस, नंबर ऑफ पंचेस और उसका स्ट्रेंथ आप देख रहे थे आरएसआई में, है ना, विद इन अ शॉर्ट इंटरवल 10 दिनों में किसने जोर का पंच मारा है, ये अपने आरएसआई में चेक कर रहे थे। स्टोकास्टिक उस चीज को अलग तरह से चेक करता है, वो देखता है कि जब ये लोग में फाइट हो रही थी ना, तो जब राउंड्स होते हैं ना, हाउ मेनी राउंड्स आर देयर इन बॉक्सिंग? 10 राउंड्स क्या?
हाउ मेनी राउंड्स आर देयर इन बॉक्सिंग, डोंट जज मी। कोई बॉक्सिंग का प्रेमी है क्या यहाँ पे? कितने राउंड्स होते हैं? 3 राउंड्स तो नहीं होते यार, क्या बोल रहे हो, एकदम गलत। 3 राउंड्स तो नहीं होते। आपने सब जन वो सब मूवी देखे होंगे, रॉकी। एक बार 10 राउंड्स मान रहा हूँ, कोई कोई इशू नहीं, कोई नहीं, 12 राउंड्स ऋषि सिंह। 10 राउंड तो होते हैं, मेरे को जो ध्यान है। अगर 10 राउंड बॉक्सिंग के होते हैं जिसपे बेल बजती है, तो अब क्या होता है, जब एक राउंड होता है तो कौन दूसरे पे हावी था? बुल और बेयर के बीच में बॉक्सिंग चल रही है, तो जब एक राउंड, 2 राउंड हो रहा है, तो कौन दूसरे पे हावी था? या फुटबॉल से बेटर समझ में आएगा, फुटबॉल में तो दो साइड है ना। तो इन दैट केस, अगर फुटबॉल में अपने बहुत सारा राउंड्स माने एक बार फॉर द सेक ऑफ इट, तो बॉल किस तरफ क्लोज हुई? बॉल इस तरफ क्लोज हुई लास्ट में, या इस तरफ क्लोज हुई? आई यू अंडरस्टैंडिंग? क्या बुल्स बहुत अग्रेसिव थे उस तरफ, अग्रेसिव, या डिफेंसिव था? इफ यू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना हमेशा दूसरे के पाले में क्लोज हो रहा था, कि अर्जेंटीना अपने पाले में क्लोज हो रहा था? ये चीज चेक करता है स्टोकेस्टिक। ओके, स्टोकेस्टिक ट्राइज टू कैच दैट। ठीक है, कि एक पीरियड में जो क्लोजिंग प्राइस है, एक पीरियड में जो क्लोजिंग प्राइस है, वो क्लोजिंग प्राइस हाई के पास है कि लो के पास है? तो 5 दिन, अगर 5 डे स्टोकेस्टिक, तो 5 दिन में से जो पांचवा दिन क्लोजिंग प्राइस है, वो इन पांचों दिन में से जो लो प्राइस था उसके पास है, या जो हाई प्राइस था उसके पास है? अगर वो हाई प्राइस के पास है, तो स्टोकेस्टिक हाई आएगा 100 के करीब। अगर वो लो प्राइस के पास है, तो स्टोकेस्टिक लो आएगा 0 के करीब। डिड यू अंडरस्टैंड द फीलिंग? मैंने फॉर्मूला अभी तक नहीं दिया है। यहां वी आर ट्राइंग टू सी वेयर हैज द क्लोजिंग लैंडेड, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द हाई एंड द लो ऑफ अ सर्टेन पीरियड। ओके, तो स्टोकेस्टिक का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज परसेंटेज के इक्वल टू सी माइनस एल बाय एच माइनस एल इंटू 100। C minus L divided by H minus L into 100. This is percentage case stochastic. C minus L by H minus L into 100. ठीक है, stochastic. सी फॉर क्लोजिंग, एल माने जो, अगर 5 दिन का बोला तो पांचों दिन तो लो थे ना, हर दिन का ओपन हाई लो क्लोजिंग होता है, तो लो में से लो, लो में से लो। जैसे अगर 5 डे स्टोकेस्टिक निकाल रहे हैं, 5 डे परसेंटेज के, तो सी मतलब फिफ्थ डे का क्लोजिंग, एल मतलब लोएस्ट ऑफ द लो, एच मतलब हाईएस्ट ऑफ द हाइज, हाईएस्ट ऑफ द हाइज। तो अगर फॉर्मूला पे ध्यान दें, तो अगर क्लोजिंग प्राइस एल के बराबर है, अगर क्लोजिंग प्राइस एल के बराबर है, तो क्या आंसर आ रहा है? अगर क्लोजिंग प्राइस एल के बराबर है, तो क्या आंसर आ रहा है? सबको दिख गया होगा, 0। अगर क्लोजिंग प्राइस एच के बराबर है, तो क्या आंसर आ रहा है? अगर क्लोजिंग प्राइस एच के बराबर है, तो क्या आंसर आ रहा है? 100। तो आर दिस परसेंटेज के lies between 0 and 100, lies between 0 and 100, परसेंटेज के लाइज बिटवीन 0 and 100, 0 और 100 के बीच पे लाई करता है। ठीक है, वही 70-30, 70 के ऊपर ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड, सेम है, ये भी मोमेंटम है ना। पर ये मोमेंटम अलग तरह से चेक करता है कि कहाँ पे लैंड हुआ लास्ट में, और वो चेक कर रहा था पंचेस का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो दो अलग तरीके से ये लोग मोमेंटम चेक कर रहे हैं बाजार में। ठीक है, स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक बहुत वॉलेटाइल होते हैं एज कंपेयर टू आरएसआई, क्योंकि आरएसआई में ना अंदर में ही स्मूथनिंग हो रहा है। आरएसआई का फॉर्मूला में वो एवरेज ऑफ द गेन्स, एवरेज ऑफ द लॉसेस करने से ना अंदर में ही स्मूथनिंग हो जा रहा है, उसको थोड़ा सा ख्यास दे दिया जा रहा है। स्टोकेस्टिक बहुत ज्यादा भागता है। ओके, 60 आया, अचानक से 20 आ गया, 70 आ गया, मतलब बहुत भागता है। तो जो भागता है ना, उसके बेसिस पे डिसीजन बहुत डिफिकल्ट है। जैसे ऐसी क्वीन जो पता नहीं ऐसे जा रही है वैसे जा रही है, तो किंग क्या फॉलो करेगा उसको? किंग उसको फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो अकॉर्डिंगली अपने स्टोकेस्टिक का मूविंग एवरेज निकालते हैं, स्टोकेस्टिक का 3 डे मूविंग एवरेज।
यानी 3 3 दिन का उसका एवरेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं परसेंटेज डी। यानी क्वीन के साथ अपने एक हेल्पर रख रखे, ठीक है। वो हेल्पर जो है वो मोटा मोटी क्वीन का डायरेक्शन बेटर बता देती है, समझ गए। तो वो डी है। यश इज आस्किंग इज सी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द लास्ट डे ऑफ द पीरियड, वही तो लिखा है, फिफ्थ डे का क्लोजिंग। यश क्या लिखा है मैंने, सी का मतलब 5 डे स्टोकेस्टिक निकाल रहे हैं, तो सी इज द फिफ्थ डे का क्लोजिंग, फिफ्थ डे। जबकि एल में क्या लिखा है, लोएस्ट ऑफ द लोज। एच में क्या लिखा है, हाईएस्ट ऑफ द हाईज। तो वंस अगेन कमिंग बैक टू इट, स्टोकेस्टिक बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए उसका, सिंस परसेंटेज के इज वेरी volatile, we calculate its 3 day simple moving average known as परसेंटेज डी। तो हमेशा आप ग्राफ देखोगे ना जब, तो आपको दिखेगा परसेंटेज के भी है और परसेंटेज के साथ परसेंटेज डी भी है। कोई भी एवरेज हमेशा स्मूथ एंड होगा। तो रूल क्या है, रूल है, रूल, इफ परसेंटेज के इज बिलो 30 एंड इट कट्स परसेंटेज डी फ्रॉम बिलो and goes above, comma, it's a buy signal। तो बिलो 30 तो ऐसे भी ओवरसोल्ड टेरिटरी है, वहां पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो बाइंग कब करते हैं, जब परसेंटेज के परसेंटेज डी वाले लाइन को काट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इट्स अ बाई सिग्नल। ये परसेंटेज के इज बिलो 30, इट्स इन द ओवरसोल्ड जोन एंड इट कट्स परसेंटेज डी फ्रॉम बिलो एंड गोज अबव, इट्स अ बाई सिग्नल। ठीक उल्टा समझ में आ रहा होगा। इफ परसेंटेज के इज अबव 70, 70 के ऊपर है, and it cuts and it cuts percentage D from above and goes below, it is a sell signal. It is a sell signal. If percentage K is above 70 and it's cut percentage D from above and goes below, it is a sell signal. It is a sell signal. एक बार क्वेश्चन देख लो कैसा पॉसिबल है। या ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 आज के फाइल का। कंसिडर द फॉलोइंग डेली स्टॉक प्राइस ऑफ अ एफएमसीजी कंपनी ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो हाई लो क्लोज दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज के स्टोकेस्टिक फॉर 5 डे पीरियड, वे परसेंटेज के इक्वल टू सी माइनस एल बाई एच माइनस एल इंटू 100। तो जो बुक से मैंने उठाया फॉर्मूला उसमें दिया हुआ था, तो आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अगर सम आता है एग्जाम में तो फॉर्मूला शायद दिया हुआ रहेगा, एंड द नोटेशंस आर यूज्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट परसेंटेज डी स्टोकेस्टिक फॉर 3 डे सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन ए एंड बी अबव। समझ गए। तो अपने क्या करते हैं, यहां पे अपने सी एल और एच निकाल लेते हैं। ऑल दो स्पेस मेरे पास ज्यादा नहीं है, सी एल और एच, ठीक है। इनफैक्ट हटा रहा हूं इसको, यहां निकाल रहा हूं सी, यहां पे एल और यहां पे एच। आओ, तो फिफ्थ डे का सी क्या है, फिफ्थ डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 3550। सो ये आ गया 3550। जो एल है वो है लोएस्ट ऑफ द लोज। ये 5 दिनों में
जो सबसे लोएस्ट था पांचों दिनों में, कौन सा लोएस्ट था पांचों दिनों में? 3,300। 3,300। अब एच माने हाईएस्ट ऑफ द हाईज, तो ये पांचों दिनों में सबसे हाईएस्ट जो था, पांचों दिनों में सबसे हाईएस्ट क्या? 3,925। 3,925। बाद में निकालेंगे आरएसआई, अभी नेक्स्ट पे चलते। अब दो से लेके छह, अब दो से लेके छह में चेक कर रहे हैं, तो दो से छह में जो क्लोजिंग है वो तो 3,575 है। ठीक है ना? और जो लोएस्ट ऑफ द लोज है, लोएस्ट ऑफ द लो सेकेंड डे से लेके सिक्स्थ डे के बीच में, लोएस्ट कौन सा है? सेकेंड डे से लेके सिक्स्थ डे के बीच में लोएस्ट कौन सा है? 3,390। नहीं, 3,375 क्या? हाँ, 3,375। 3,375। और वैसे ही हाईएस्ट ऑफ द हाईज जो है, हाईएस्ट ऑफ द हाईज, इफ यू लुक एट द हाईएस्ट ऑफ द हाईज, हाईएस्ट ऑफ द हाईज 3,900, नहीं 3,925। ठीक है, 3,925। तो यू अंडरस्टूड द प्रोसीजर। और उसके बाद फॉर्मूला लगाते जाएंगे तो आर एस परसेंटेज के आते जाएगा, फिफ्थ डे का, सिक्स्थ डे का। ठीक है, सिंस अपने ये कर रहे नहीं है, बिकॉज ऑफ विच अपने देख रहे हैं, तो देख लो। तो इन दैट केस उन्होंने एल, सी और एच का कॉलम नहीं बनाया है। ठीक है, उन्होंने जो कॉलम बनाया है वो C-L H-L का बनाया है, और अकॉर्डिंगली उसका परसेंटेज के निकाला और परसेंटेज डी निकाला। 3 दिन का मूविंग एवरेज, वो समझ गए 3 दिन का मूविंग एवरेज में तो कुछ है ही नहीं समझने का। ये जो परसेंटेज के आ गया तो 3 दिन का एवरेज निकाल दिया वो तीसरे दिन, फिर इन 3 दिन का एवरेज निकाल दिया वो इधर आ गया, फिर इस 3 दिन का एवरेज निकाल दिया वो इधर आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन विल बी देयर विथ यू, यू हैव अंडरस्टूड द स्टफ। तो परसेंटेज के निकालने बोला था, परसेंटेज डी निकालने बोला था। ठीक है, और उसके अलावा इंटरप्रेट करने बोला था रिजल्ट्स को, इंटरप्रेट करने बोला था। आपको दिख रहा है ये बिलो 30 चला गया है। अगर आप देखेंगे बिलो 30 चला गया है, और बिलो 30 में जाके प्लॉट करेंगे तो देखते हैं इसका क्या हाल है। ये रहा, ये प्लॉट किया हुआ है। तो प्लॉट जब किया हुआ है तो इट इज बिलो 30, यू कैन सी इट इज बिलो 30, एंड यहां पे काट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, काट के ऊपर जा रहा है तो यहां पे क्या होगा? बाई सिग्नल। इधर में क्या लिखा हुआ है? एज द फॉर्मूला itself indicates, percentage K line is a fast moving line and generates faster signal than the percentage D line. But percentage D line is more important line as it gives buy and sell signals. As percentage K and percentage D are below 30, hence these are in oversold position. As percentage K move above the percentage D line, therefore, it is a buy signal at the end of the 10th trading day. Got it? So that is typical stochastic behavior. स्टोकास्टिक आईसीआई के बुक में वर्ड नहीं लिखा हुआ है। ओके, स्टोकास्टिक आईसीआई के बुक में वर्ड नहीं लिखा हुआ है, पर जहां पे आरएसआई का सम था वहीं पे स्टोकास्टिक का सम था, तो मैंने वो भी ले लिया। ठीक है, जहां पे आरएसआई का सम था वहीं पे स्टोकास्टिक का सम था, तो आई जस्ट टुक इट। ओके, जस्ट टू इंश्योर दैट देर इज नो आउटसाइड रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, तो मेरे को टेक्निकल में जो सम्स हैं वो इस तरह के बुक्स में दिखाई दिए। ऑफ कोर्स एक सम तो आपको पता है ये मूविंग एवरेज का आता है जो क्लास में कराया हुआ है, तो मैंने एक सम यहाँ मूविंग एवरेज का ले लिया है जो मैं कराने वाला नहीं हूँ। आई हैव टेकन वन सम ऑफ मूविंग एवरेज। पर एक चीज है, जितने भी मूविंग एवरेज के सम्स आज तक आए हुए एग्जाम में, उसमें फर्स्ट मूविंग एवरेज क्या लेना है दिया रहता है। इस सब में यूनिक क्या है? फर्स्ट मूविंग एवरेज दिया हुआ नहीं है। पहले जैसे यहाँ क्या क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ मेसर्स इन्फोटेक लिमिटेड फॉर द ईयर 2000, जैन से लेकर दिसंबर। यूजिंग द अबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 6 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई टू दिसंबर ऑफ द ईयर। तो जुलाई टू दिसंबर का अपने को मूविंग एवरेज निकालना है, तो मेरे को तो जुलाई के पहले का एवरेज चाहिए ना।
जुलाई टू दिसंबर का निकालना है तो मेरे को जुलाई के पहले का एवरेज चाहिए। तो आपको जैन से जून का सिंपल एवरेज निकालना पड़ेगा। बताओ ना क्या आ रहा है। जैन से जून का सिंपल एवरेज क्या आ रहा है, कैलसी में करके बताना। जैन से लेके जून का सिंपल एवरेज क्या आ रहा है। जैन से लेके जून का सिंपल एवरेज क्या आ रहा है। 1325, 1310, 1340, 1355, 1375, 1430, उसका एवरेज 1355.83 आ रहा है। तो 1355.83 ये अपना फर्स्ट वाला हो गया, जो बाकी सारे सम्स में दिया रहता है जो आज तक आईसीआई में आए हैं। तो मैंने थोड़ा सा अलग सम लिया है। जहां पे पूछा है जुलाई टू दिसंबर का, तो आपको जैन टू जून का पहले निकालना पड़ेगा सिंपल एवरेज। अब मेरा जो टोन था समझाने का, आई डोंट नो, आई एम अज्यूमिंग आप लोग का किया हुआ है कि 1355.83 एक तरह से एवरेज आया था, पर नेक्स्ट डे जुलाई में 1470 आया। तो हमने जो 1355.83 किया था वो अंडर फोरकास्ट था कि ओवर फोरकास्ट था। 1355.83 हमने निकाला था, पर आया 1470। तो अंडर फोरकास्ट था कि ओवर फोरकास्ट, अंडर फोरकास्ट। तो नेक्स्ट डे हम लोग को सुधार के गलती बढ़ाना चाहिए फोरकास्ट को। तो नेक्स्ट डे का फोरकास्ट होगा 1355.83 प्लस कुछ। नेक्स्ट डे का फोरकास्ट होगा 1355.83 प्लस कुछ, किसी का ईएमए नहीं किया हुआ है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसे ही निकाले जाते हैं। पिछला वैल्यू प्लस गलतियों को सुधारना। अब कुछ क्या होगा, उसमें एक एक्सपोनेंट था, वो था 2/n+1। यहाँ पे 2/7 है, बिकॉज 6 डे का निकालना है। तो 2/7 इंटू गलती। गलती क्या हो गया, 1470 माइनस 1355.83, बताइएगा। 1470 माइनस 1355.83, 1470 माइनस 1355.83, 114.17, इतने का गलती हुआ था। तो इतने का गलती का 2/7 निकाले, कितना आया। इतने गलती का 2/7 कितना आया। इतने गलती का 2/7 आया 32.62। तो 32.62 ऐड होगा इसमें। 32.62 ऐड होगा इसमें। तो ऐड किए 1355.83 प्लस 32.62, 1355.83 प्लस 32.63, 1388.45। तो 1388.45 जुलाई का आंसर। जुलाई का आंसर आ गया 1388.45। फिर 1388.45 जुलाई का आंसर था, पर अगस्त में तो 1495 हो गया। तो फिर से हमने अंडर फोरकास्ट किया, फिर से हमने अंडर फोरकास्ट किया, एंड सो ऑन। तो ऐसे चलता जाता है। द यूनिकनेस अबाउट दिस सम इज दैट आईसीएआई के सारे सम्स में ईएमए का करीब 7 या 8 बार सम्स आ गया। शुरू का एवरेज दिया रहता है, कुछ लास्ट 300-400 दिन का एवरेज इस सम में नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने इस सम को ले लिया। किसी का टॉपिक किया हुआ ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल होगा। पर टॉपिक किया हुआ है या देखेगा तो इसमें मेरा समझाने का नहीं है कुछ। दीज क्लासेस आर सपोज टू बी डिफरेंशियल। आई मे टेक सम सम्स विच आई कंसिडर टू बी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड प्रैक्टिस, बट आई शुड नॉट, और वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इनटू डूइंग द सेम। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का थोड़ा सा अलग से हटके सम है, तो मैंने ये भी ले लिया। समझ गए। तो टेक्निकल एनालिसिस का ये 3 सम लिया हुआ है। रात को बना रहा था मैं ये फाइल, काफी लेट हो गया था। तो मैं प्राइस और मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर है ना, जो शुरू में बताया कि प्राइस और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर करते हैं, वहां पे बाई सेल सिग्नल क्या होगा, बुक्स में भरा हुआ है सम्स वैसा। बिलीव मी, कभी भी एग्जाम में हिट कर सकता है। वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आज मैं रेडी नहीं कर पाया उसको। ठीक है। अब आते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस पे। ये तो टेक्निकल था। अब फंडामेंटल जो मेन अपना वो रहा है। ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस पे ब्लेंडेड वैल्यूएशन का एक सम लिया है मैंने, ब्लेंडेड वैल्यूएशन का सम। नथिंग ग्रेट अबाउट द सम, बट द सम इज एलिगेंट। इट इज देयर इन द रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स एंड आई थिंक therefore it can come in the exam and maybe shock you. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। सॉरी, blended valuation, you can give the heading blended valuation। रियल लाइफ में ब्लेंडेड वैल्यूएशन बहुत होता है, उसी का सम है ये रसम। क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग है ब्लेंडेड वैल्यूएशन। वायु टेलीकॉम इज एन अनलिस्टेड टेलीकॉम ऑपरेटर preparing for an IPO. Estimate the intrinsic value per share using the composite model below, which blends three independent valuation lenses। 3 तरीके से वैल्यूएशन को कंबाइन करके
value is equal to 35% of the price as per P ratio approach plus 35% of price as per DDM approach plus 30% of price as per H model. ओके, तो वैल्यू तीन तरीके से आया है, पी रेशियो से, डीडीएम से, और एच मॉडल जो मेड 26 में टेस्ट हुआ था। डिफाइन कर दिया है कि प्राइस एज पर पी रेशियो अप्रोच पे सबसे मेन झमेला क्या है, सर पी रेशियो कहां से आएगा, व्हाट शुड बी द पी रेशियो। तो पी रेशियो का इक्वेशन दिया हुआ, रिग्रेशन इक्वेशन, पी रेशियो इक्वल टू 14 प्लस 2 इंटू ईजी अर्निंग ग्रोथ प्लस 0.65 इंटू डीपी डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो बोल रहा है पी रेशियो इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एंड अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ पे आउट रेशियो। पॉजिटिव फंक्शन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ पे आउट रेशियो। अगर सीए इंटर में जाए, वॉल्टर गॉर्डन मॉडल, हाई डिविडेंड देने से बाजार रिवॉर्ड कर रहा है इस कंपनी को, हाई डिविडेंड देने से बाजार रिवॉर्ड कर रहा है बिकॉज प्लस 0.65 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो हाई डिविडेंड देने से बाजार रिवॉर्ड कर रहा है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वॉल्टर गॉर्डन मॉडल दिस कंपनी इज अर्निंग आरओई ग्रेटर देन आरई और लेस देन आरई। This company is earning in its projects positive एनपीवी और नेगेटिव एनपीवी। नेगेटिव एनपीवी, ये पक्का कंपनी खराब इन्वेस्टमेंट्स करती है, तो अगर ये कंपनी क्या बोलते हैं रिटेन करती है तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है बिकॉज पैसा डुबाने वाली है। दे रिवॉर्ड दिस कंपनी व्हेन द कंपनी पेज अ हायर पे आउट रेशियो। ठीक है, तब जाके रिवॉर्ड करते हैं लोग इस कंपनी को। तो पी रेशियो इक्वल टू 14 प्लस 2 ईजी प्लस 0.65 डीपी। ठीक है, ईजी इक्वल टू अर्निंग्स ग्रोथ, डीपी इक्वल टू पे आउट रेशियो, बोथ इन डेसिमल्स, साफ साफ बोल दिया डेसिमल्स में पुट करना, दैट इज द क्लैरिटी। ठीक है, अप्लाई द मल्टीपल टू करंट ईपीएस, यही बोल दिया कि ये लीडिंग पी रेशियो नहीं है, ये ट्रेलिंग पी रेशियो है। नाम सुना हुआ है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग। लीडिंग पी रेशियो मल्टीप्लाई होता है नेक्स्ट वाला ईपीएस से, और ट्रेलिंग पी रेशियो मल्टीप्लाई होता है करंट ईपीएस से। तो मैंने पूरा क्लैरिटी रखा है एक एक चीज का, पुट डेसिमल में करना है कि परसेंटेज में करना है, और कौन सा ईपीएस यूज करना है। यही तो अपने आईसीआई को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई एलिगेंट सम्स दो और क्लैरिटी पूरा दो, यही तो रिक्वेस्ट है मात्र। बांस सम दो, ऐसा करो हालत खराब हो जाए, बट कम से कम क्लैरिटी दो, रॉन्ग सम मत दो। ठीक है, तो दैट इज द रिक्वेस्ट टू आईसीआई, द ओनली रिक्वेस्ट। Price as per DDM, price from a multi-stage dividend discount model, supernormal growth of 50% for 3 years, 25% for 2 years, then fall to normal growth rate thereafter. Easy. 5 साल का टेबल, 50 50 50%, 25 25 दो बार, और उसके बाद तो नॉर्मल ग्रोथ, परपेचुअल ग्रोथ देर आफ्टर। फाइन विथ यू, पर परपेचुअल ग्रोथ बताया नहीं। ठीक है, PH is the price as per H model, where abnormal growth is 45%, linearly decay to normal growth rate over the next 4 years. तो H is equal to half of 4, 2. H था कितने सालों में गिरता है उसका आधा, 2, H हो गया 2। एच हो गया 2, और मन में आप याद कर सकते हैं, आपको एच मॉडल याद है क्या। एच मॉडल का दो पार्ट था। एक पार्ट था कि शुरू से ही अगर नॉर्मल ग्रोथ होता तो नॉर्मल ग्रोथ क्या है समझ में आ रहा होगा। 45 4 साल में गिरते गिरते नॉर्मलाइज हो गया, और नॉर्मल ग्रोथ अभी तो बताया नहीं, नीचे बताएगा 8% है। नॉर्मल ग्रोथ 8% है, दिख गया होगा टेबल में। ओके, तो इन दैट केस फॉर्मूला था अगर शुरू से ही 8% होता तो उस केस में D0 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस 0.08, वो एक पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट एबनॉर्मल वैल्यूएशन, D0 इंटू एच, एच माने 2, इंटू जी ए माइनस जी एन 45 - 8 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी एन। एच मॉडल का फॉर्मूला जो था, लिख के फिर से दिखा दूंगा, डोंट वरी। जो एच मॉडल का फॉर्मूला था ना, वो ये था। P0 इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी एन नॉर्मल ग्रोथ डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी एन प्लस D0 इंटू एच इंटू जी ए माइनस जी एन डिवाइड बाय आर ई माइनस जी एन। ठीक है, दिस इज द एच मॉडल का फॉर्मूला। सारे नोटेशन समझ में आ रहे होंगे। D0 इज द करंट ईयर का डीपीएस, जी एन इज द नॉर्मल ग्रोथ इस सब में 8%, जीए इज द एबनॉर्मल ग्रोथ इस सब में 45%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा से निकल रहा है, दिख रहा होगा, निकाल लो। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में एक एक्स्ट्रा चीज दी है, ये अनलिस्टेड कंपनी है ना,
तो अनलिस्टेड कंपनी लिक्विड होता है कि इलिक्विड होता है? इलिक्विड होता है। तो लिखा है एडिशनल अनलिस्टेड कंपनी प्रीमियम। रियल लाइफ में सभी जन यूज करते हैं। आप भी अगर एक सीए बन के वैल्यूएशन में लगे तो इन दैट केस आप सीए पीएम का आरई नहीं यूज करोगे। तो सीए पीएम का आरई प्लस अनलिस्टेड इक्विटी प्रीमियम। तो 8.26, सॉरी 7.89 प्लस 8.26 प्लस 8, 7.29 प्लस 8.26 प्लस 8, व्हाट इज द आंसर? बीटा वन है ना? बीटा वन इसलिए ऐड कर दिया। 7.89 इज आर एफ, 8.26 is RM minus RF into beta 1 and plus 8. 8 is the extra premium because of liquidity. Liquidity का lack unlisted को बेचे हैं कैसे? ठीक है। तो yesterday I was meeting with the Oyster, okay, one of the prominent funds in India, private equity funds जो growth space पे secondaries करता है, and we were discussing about all this only. 24.15%. 24.15% is the required rate of return. ठीक है, तो अपने को एच मॉडल का सारा डेटा पता है। एच इज हाफ ऑफ 4, 2। आर यू कंफर्टेबल? करंट डीपीएस इज 3। पुट कर दो एच मॉडल का, तो आंसर निकाल लो ना, रुको क्यों? पुट करो, निकालो। D0 3 है, GN 8% है, RE 24.15% है, एच 2 है, एबनॉर्मल ग्रोथ रेट 45% है। कैन यू फाइंड आउट द आंसर सलोनी? D0 3 है, तो 3 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 0.2415 माइनस 0.08 प्लस 3 इंटू 2 into 0.45 minus 0.08 डिवाइडेड बाय 0.2415 माइनस 0.08। आराम से पुट कीजिए, आंसर निकालिए, खुशी होगा निकालने से। टेक योर टाइम, हड़बड़ी नहीं है। फॉर्मूला सामने है आपको, आपको आराम से पुट करना है, आंसर निकालना है। व्हाट इज द प्राइस एज पर एच मॉडल? आई थिंक द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ड्यू टू द एडिशन ऑफ 8% इज वेरी हाई एंड द प्राइस विल क्रम्बल डाउन। 24.15 को सह नहीं पाएगा, बहुत हाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। यस। ऋषि का आंसर 33.81 आ रहा है। Rishi has given the answer 33.81. Others, please. Price as per H model. Price as per H model 33.81. Saloni, Harshita, Yuvraj, Yash. हिमेश का भी 33.81 आ रहा है। सो ये प्राइस 33.81 आ रहा है। अनुष्का, वेर आर यू? 33.81। यस, अनुष्का का भी, हर्षिता का भी। जो पी रेशियो का इक्वेशन दिया था ना, 14+2 इंटू ईजी प्लस 0.65 इंटू डीपी, उसमें ईजी दिख रहा है टेबल में। व्हाट इज ईजी? अर्निंग्स का ग्रोथ 0.2, ये रहा। और डिविडेंड पे आउट रेशियो 3/10.3। तो पी रेशियो क्या आ रहा है? पी रेशियो निकाल लीजिए। 20 मत पुट करना, 0.2 पुट करने बोला है। तो 14+2 इंटू 0.2 प्लस 0.65 इंटू 0.3। 14+2 इंटू 0.2 प्लस 0.65 इंटू 0.3। ऋषि कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। 14+2 इंटू 0.2 प्लस 0.65 इंटू 0.3, व्हाट इज द पी रेशियो, जस्टिफाइड पी रेशियो? 14+2 इंटू 0.2 मतलब 0.4, 14.4, 0.65 इंटू 0.3, 14.585। तो पी रेशियो इज 14.585 इंटू ईपीएस इज 10। तो प्राइस एज पर पी रेशियो इज 145.95। ऋषि यही बोल रहा था। प्राइस एज पर पी रेशियो इज 145.95।
Price as per P ratio is 145.95. Price as per P ratio is 145.95. Don't you feel while doing such sums that's a काश सी इंस्टीट्यूट में ऐसे ही सम्स आते जिनमें मजा तो आता करने में, क्लैरिटी होता थॉट का। 145.95। ओके, तो 145.95 और एच मॉडल में, और एच मॉडल जो है उसमें तो टेबल प्लस फॉर्मूला से हो जाएगा, वो टेबल मैं बनवा रहा नहीं हूं। दिस पर्पस ऑफ दिस क्लास इज नॉट टू जस्ट वेस्ट टाइम बाय डूइंग स्टफ। ओके, जो चीज आता है आपको यू हैव टू बी मेच्योर्ड कि हाँ सर वो तो कर लेंगे। 5 साल का टेबल, उसके बाद फॉर्मूला, ठीक है ना। वो जो पी डी डी एम दिया था ना, 50% ग्रोथ 3 साल, 25% ग्रोथ 2 साल, तो तीनों मेथड से वैल्यूएशन आ जाएगा, दो से तो आ ही गया, और वो पी एज पर डीडीएम आ जाएगा, पुट कर देंगे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला सम पूरा छोड़ सकता था, बट जस्ट जस्ट वांटेड टू शो यू कि घबरा मत जाना एग्जाम में ब्लेंडेड वैल्यूएशन आ जाए तो। ओके, ब्लेंडेड वैल्यूएशन। सो अकॉर्डिंगली वही है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, फिर पी रेशियो से 145.95, फिर 5 साल का टेबल, ठीक है, उसके बाद P5 उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो प्राइस एज पर डीडीएम 59.86 आया। एच मॉडल से प्राइस आप लोग का आया था 33.81, करेक्ट आंसर था। स्टेप 4 ब्लेंडेड, तो 82.17 इज द शेयर, इज द वैल्यू ऑफ द शेयर एज प्लस द, एज पर द ब्लेंडेड मॉडल। यू हैव टू एक्नॉलेज कि इस सम में कुछ नया नहीं था, एम आई करेक्ट? इस सम में कुछ नया नहीं था, अगर मैं छोड़ भी देता तो भी आप लोग अपने आप करके देख लेते। ठीक है, ओके। और एक ब्लेंडेड सम है यहाँ पे, वो मैं कर रहा नहीं हूं, वो आप लोग कर लोगे, उस पर सी ए जी आर निकालना है ईपीएस का। ओके, उस पर ईपीएस का सी ए जी आर निकालना है, जो सी ए इंटर में भी निकाला था। 5.25, ईपीएस 3 से 5.25 हो गया। ओके, तो ग्रोथ क्या आ रहा है? 5.25 इक्वल टू 3 × 1 + G⁴, तो जी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सम मैं टच भी नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस सम। ये एक बड़ा सम है, जिसपे अपने डिस्कस करते थे, वो वाला क्या बोलते हैं, मैं क्या हिंदी यूज करता था, साइमल्टेनियस टानाटोनी ऐसा कुछ बोलता था, जहां पे ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है, पे आउट रेशियो चेंज हो रहा है, बीटा चेंज हो रहा है। ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है, पे आउट रेशियो चेंज हो रहा है, बीटा चेंज हो रहा है। याद है 8 कॉलम बनाते थे, ईयर्स, ग्रोथ रेट, ईपीएस, पे आउट रेशियो, डीपीएस, बीटा, आरई, हाँ सिक्वेंशियल टानाटोनी, सही बोला, मैं भूल गया था। आरई और उसके बाद पीवी, ये उसका सम है। ठीक है, ये वाला उसका सम है। आई वुड प्रेफर दैट ये वाला सम आप एक्सेल पे करना घर पे, यू डू दिस सम ऑन एक्सेल, तो डबल फायदा होगा, आपको ऑलरेडी आता है, बोरिंग नहीं होगा। एंड कौन सा एग्जैक्ट सम आने वाला है, बट एक्सेल पे करने पे वो जो फालतू का फ्रस्ट्रेशन होता है ना, 10-10 साल को टानते जा, वो भी नहीं होगा, दिमाग में बैठ भी गया, प्रैक्टिस भी हो गया। मेरा एडवाइस, दिस सम शुड बी डन ऑन एक्सेल। शुड आई रीड द सम, हेल्प इन द सम? नो रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। यू विल बी एबल टू डू इट, लीनियर डीके, लीनियर ग्रोथ, उसका सम है। ठीक है, ये May 26 में सम आया है, ये May 26 में सम आया है, May 26 वाले पेपर में। एफ सी एफ ई का सम है, लेट्स सी कुछ ग्रेट है क्या, एफ सी एफ ई को रिवाइज कर लें। एफ सी एफ ई क्या था? फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। टेक योर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ। फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, तो इक्विटी के लिए जो कमाते हैं वो नो पैट है कि पैट है? इक्विटी के लिए जो अर्न करते हैं वो नो पैट है कि पैट है? पैट है, तो पैट से स्टार्ट होगा। पैट माइनस जो इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे, वो नेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट? जो इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे वो नेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट? इक्विटी इन्वेस्टमेंट माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज WE multiplied by net investment. Net investment is capital spending minus depreciation plus change in working capital. नेट इन्वेस्टमेंट मतलब प्लांट एंड मशीनरी में कितना पैसा लगाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन एंड प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। करेक्ट, यही तो FCFE मॉडल था आपके। आप डीटी पढ़ने वाले हो, आईडीटी पढ़ने वाले हो, आप समझो कि लास्ट में
एएफएम टेंशन क्यों होता है? जब हर एक चीज फॉर्मूला हो जाता है कि एफसीएफई क्या था, आराम से फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। ठीक है, फॉर इक्विटी है। तो जो इक्विटी के लिए कमा रहे हैं माइनस वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, उसमें फर्म का है तो पैट के बदले नो पैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर मौका दिया हुआ है अपने आप को सोचने का, देर इज नो फॉर्मूला एट ऑल। मौका नहीं दिया हुआ है, देर आर 5 लाख फॉर्मूलाज इन सी एफ एंड एएफएम। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू वांट टू स्टडी विद फॉर्मूला और विदाउट फॉर्मूला। लेट्स सी, अ मोमेंटम ड्रिवन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट is pitching Lumina Cloud Systems to your client. Just for your knowledge, momentum driven investor buys तारे जमी पे या तारे आसमान पे, यानी गिरे हुए स्टॉक्स को बाई करता है या लाइम लाइट स्टॉक्स को बाई करता है। मोमेंटम ड्रिवन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट तारे जमी पे बाई करता है कि तारे आसमान पे? तारे आसमान पे। ओके, जो मोमेंटम ड्रिवन इन्वेस्टर है वो जो लाइम लाइट पे है ना वैसे स्टॉक्स के पीछे जाता है। ठीक है, एनीवे, the consultant claims LCS is a bargain because its cash flow from operations, when capitalized at the prime lending rate 9%, yields a value of 425 per share. काफी अजीब लग रहा है, सीएफओ को प्राइम लेंडिंग रेट से कैपिटलाइज कर रहे हैं। मैंने सीएफओ को 9% से डिवाइड किया, बोला 425 वैल्यूएशन। नोबडी डज इट कि सीएफओ को आप प्राइम लेंडिंग रेट से कैपिटलाइज करोगे। एनीवेज, बकने दो। एलसीएस करेंटली ट्रेड्स एट 240 पर शेयर, तो बोलना चाह रहा है अंडर वैल्यूड है। यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म a two-stage FCFE वैल्यूएशन टू वेरीफाई these claims। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा एंड अजम्पशंस, नेट इनकम 180 करोड़, यस हमको एफसीएफई के लिए चाहिए, ये तो बेस ईयर का था लास्ट ईयर। हाई ग्रोथ ईयर्स 1 and 2, नेट इनकम विल ग्रो बाय 25% एनुअली। तो 280 इंटू 1.25 बोलते जाओ, सलटाते जाते हैं। 280 इंटू 1.25, वेटिंग फॉर यू। 225 और 225 इंटू 1.25, यस प्लीज, 225 इंटू 1.25, 281.25। तो आने वाले 2 साल का पैट आ गया, नेट इनकम। नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग एसेट्स, ब्यूटीफुल वर्ड, नेट इन्वेस्टमेंट जो है, दिस इज प्रोजेक्टेड टू बी 240 करोड़ इन ईयर 1, 280 करोड़ इन ईयर 2। ठीक है, बट हमें नेट इन्वेस्टमेंट लेस नहीं करना है, हमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेस करना है। ये जो पैसा है ये तो डेट और इक्विटी मिला के लगाएगा ना, इसमें से इक्विटी कितना लगाएगा? दिस रिप्रेजेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस डेप्रिसिएशन प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और भी क्लियर कर दिया, वेरी गुड। Debt policy. The company finances 30% of its investment in operating assets through new debt. तो 30% डेट इन्वेस्ट करते हैं, तो 30% ऑफ 240 बताइए। 30% ऑफ 240 प्लीज, जो फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट होगा उस पर 30% इक्विटी इन्वेस्ट करेगा। नहीं सॉरी, 30% तो डेट से हो रहा है, 70% बताना, 70%, सॉरी। 30% तो डेट इन्वेस्ट करेगा, तो 70% ऑफ 240 बोलना, 70% ऑफ 240, 168। आई यू ओके? मेरे को इक्विटी वाला पार्ट लेस करना है। 225 माइनस 168, 225 माइनस 168 प्लीज। 225 माइनस 168, 225 माइनस 168 इज 57 आ गया एफसीएफई ऑफ ईयर 1। अब 280 का 70%, 280 का 70%, 196, 196 लेस किए तो 281.25 माइनस 196, 281.25 माइनस 196, 281.25 माइनस 196, 85.25। तो 85.25 आ गया अपना एफसीएफई सेकेंड ईयर का। 85.25 आ गया एफसीएफई सेकेंड ईयर का। ठीक है ना? ओके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिस्क फ्री रेट इज 6%, बीटा इज 1.2, इक्विटी रिस्क प्रीमियम 5%। तो केई क्या आ गया बता दो भाई। 5 into 1.2 इज 6, 6 प्लस 6 12 आ रहा है ना? 5 into 1.2 इज 6, 6 प्लस 6 12। तो 12% से इन दोनों को टान दो प्लीज, 12% से इन दोनों को टान दो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफ सी एफ ई फर्स्ट 2 इयर्स, 57 और 85.25 को 12% से टान दो।
और डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, अनुष्का को दिख गया होगा। तो 57 इंटू 0.893 प्लस 85.25 इंटू 0.797, 57 इंटू 0.893 प्लस 85.25 इंटू 0.797, तो 118.85 आ रहा है। 118.85। 118.85, ठीक है ना। स्टेज, स्टेबल स्टेज, ईयर 3 ऑनवर्ड, तीसरे साल से नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग एसेट्स विल ड्रॉप टू 20% ऑफ नेट इनकम ईच ईयर। 20% ऑफ नेट इनकम ईच ईयर, पर थर्ड ईयर का नेट इनकम तो पता नहीं है अभी तक मेरे को, बिकॉज ग्रोथ पता नहीं है। पर चलो, नेट इन्वेस्टमेंट होगा 20% ऑफ नेट इनकम। शॉर्ट में बोले तो 70% ऑफ 20% क्या हुआ, 14। सब जन सुनना, 70% ऑफ 20% क्या हुआ, 14। बिकॉज जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसका 70% इक्विटी करता है, तो 70% ऑफ 20% 14 हुआ। तो 14% अगर हुआ, तो 100 - 14 क्या हुआ, 86%। 86% ऑफ नेट इनकम इज FCFE। सोच लो एक बार। सर, थर्ड ईयर से जो भी नेट इनकम कमाएंगे उसका 20% नेट इन्वेस्टमेंट होगा, और 20 का 70% इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। तो 70 का 20% इज 14%। तो 100 - 14 क्या हो गया, 86। बुद्धिमान आदमी समझ रहा होगा, 86% ऑफ नेट इनकम विल बी FCFE। किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज मेरे को रोक दे। 86% ऑफ नेट इनकम विल बी FCFE। और नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा, कॉमा फुल स्टॉप वाले एग्जाम थोड़ी चल रहा है। एग्जाम ऊंचा चल रहा है, अपने को लेवल बढ़ाना पड़ेगा अपना सोचने का तरीका। 86% ऑफ नेट इनकम इज FCFE, क्लियर है। हौले हौले भी कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट वाई शुड बी रिस्ट्रिक्ट आवर ब्रेन्स। 86% ऑफ नेट इनकम इज FCFE। ओके, सब जन क्लियर है। कैलकुलेट द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FC आउटस्टैंडिंग शेयर 60 करोड़, देखना भूल गया। कैलकुलेट द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCFE फॉर द हाई ग्रोथ पीरियड। तो 118.85 आंसर, 118.85 आंसर आ गया होगा। कहाँ आंसर है, ये रहा 118.84, वी गेट मार्क्स फॉर दैट, ये रहा 118.84, देखिए आपको। तो ये वाला पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, इफ द करंट मार्केट प्राइस इज 240, शेयर का दाम 240 है और 60 करोड़ शेयर्स थे। 60 करोड़ शेयर्स थे, लास्ट बुलेट। इफ द करंट मार्केट प्राइस 240 कंसिडर्ड फेयर बाय द मार्केट, मान लेते हैं कि बाजार जो सोच रहा है सही सोच रहा है। कैलकुलेट द इंप्लाइड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फॉर द टर्मिनल ग्रोथ, टर्मिनल स्टेज। 2 साल के बाद क्या ग्रोथ होगा जिससे आज का दाम जस्टिफाइड है। इसको बोलते हैं बाजार में रिजर्व रिवर्स DCF। इसको बोलते हैं बाजार में रिवर्स DCF। तो जब आप बाजार में जाएंगे ना, तो आपको रिवर्स DCF कोई बोल के चमकाएगा, दिस इज रिवर्स DCF। रिवर्स DCF क्या होता है, आज का जो दाम है उस पर DCF लगा के बैक कैलकुलेशन से ग्रोथ रेट निकाल लो, दिस इज कॉल्ड रिवर्स DCF। इन ऑर्डर टू इन्फर मार्केट एक्सपेक्टेशंस, इन ऑर्डर टू इन्फर मार्केट एक्सपेक्टेशंस कि बाजार को क्या लग रहा है कि 2 साल के बाद ग्रोथ रेट क्या होगा, ये बाजार को क्या लग रहा है, दिस इज रिवर्स DCF। इज इट ओके। तो 2 साल बाद का ग्रोथ रेट निकालना है जिससे आज का दाम 240 जस्टिफाइड है, ठीक है। तो वो करने के लिए बेस्ट होगा अपने ये समझे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द FCFE इज इक्वल टू टुडेज इक्विटी वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द FCFE इक्वल टू टुडेज इक्विटी वैल्यू, ये एक बार रब ऑफ कर रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द FCFE इक्वल टू टुडेज इक्विटी वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट कैप, आज का जो मार्केट कैप है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCFE for 2 years plus FCFE3 divided by KE minus G 1 plus KE the whole square। देखो ये ठीक है क्या। आज का जो मार्केट कैप है दैट इज इक्वल टू, सर 2 साल का FCFE, उसका प्रेजेंट वैल्यू, प्लस 2 साल के बाद तो फॉर्मूला होता है C3/I - G, और वो तो आंसर 2 पे आता है, तो उसको 2 साल पीछे टालना पड़ता है। इज इट फाइन। अनुष्का, यश, सलोनी, ये ठीक है क्या। आज का जो मार्केट कैप है वो 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद C3/I - G, वो 2 पे आता है, उसको टालना पड़ता है आज, तो डिवाइड बाय 1 plus KE द होल स्क्वायर। परफेक्ट, गुड। तो आज हमारे पास शेयर का दाम 240 है और 60 करोड़ शेयर्स है।
फर्स्ट 2 इयर्स का हमने आंसर निकाल लिया है। फर्स्ट 2 इयर्स का आंसर 118.85 है। तो फर्स्ट 2 इयर्स का आंसर 118.85 प्लस अपना सेकेंड ईयर का नेट इनकम क्या आया था? सेकेंड ईयर का नेट इनकम 281.25 आया था, देख लो स्क्रीन पे, नेट इनकम, नेट इनकम 281.25। तो 281.25, उसका 86%, ऑफकोर्स उसको समझाया जा सकता है पर आप लोग समझ गए थे, याद है? 20% इन्वेस्टमेंट होगा, 70 का 20%, 14% इज द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो बचा 86%। दैट इज FCFE, सॉरी, इंटू 1 + G। जी तो निकालना है, इंटू 1 + G। 281.25 सेकेंड ईयर का नेट इनकम था, इंटू 1 + G। ठीक है, इंटू 86% डिवाइडेड बाय के ई 0.12 था, माइनस जी निकालना है, डिवाइड बाय 1.12 सही है। ये जी निकालना है, थोड़ा एलजेब्रा हो गया। तो 240 × 60 में से 118.85 लेस करो। 240 × 60 में से 118.85 लेस करो। 240 × 60 जो आया उसमें से 118.85 लेस करो, तो 14281.15, 14281.16, ठीक है, 14281.16 इज इक्वल टू, अब ये वाला जो पार्ट है इसमें जो कैलकुलेट हो सकता है प्लीज कैलकुलेट कर दो। तो मेरे को 281.25 इंटू 86% डिवाइड बाय 1.12 बोलना। 281.25 का 86% डिवाइड बाय 1.12 बोलना, जो कैलकुलेट हो सकता है उसको सल्टा रहे हैं। 281.25 का 86% डिवाइड बाय 1.12, यस, 192.82, 192.82 ये कैलकुलेबल पोर्शन था। 192.82 इंटू 1 + G डिवाइड बाय 0.12 माइनस जी। अब तो दिख रहा है, गंदा अलजेब्रा सॉल्व करने कर लेते हैं। 14281.16 इंटू 0.12 कितना? 14281.16 इंटू 0.12, प्लीज हेल्प। 14281.16 इंटू 0.12, 14281.16 इंटू 0.12, 14281.16 इंटू 0.12 इज 1713.74। तो 1713.74 माइनस 14281.16 इज इक्वल टू 192.82 प्लस 192.82 ठीक है। तो टोटल में उस तरफ ले जाए तो कितना जी आया? 14281.16 प्लस 192.82, प्लीज हेल्प मी। 14281.16 प्लस 192.82, अब पीछे पड़े तो सॉल्व करके रहेंगे। 14281.116 प्लस 192.82 इज 14473.97, 14473.97 जी उधर ले गए, इक्वल टू 1713.74 माइनस 192.82, 1713.74 माइनस 192.82। फाइनल आंसर आ गया, पर मैं भी लाके रहूंगा। 1713.74 माइनस 192.82, ओके, इट इज 1520.92। ओके, 1520.92। तो जी इज इक्वल टू दिस बाय दिस इंटू 100, जी इक्वल टू दिस बाय दिस इंटू 100, 10.5% इज द आंसर। तो 10.5% is the market's consensus growth rate of this company after 2 years. 10.5%। ओके, तो अगर रियल लाइफ में क्या होता है, यही करते हैं हम लोग, रिवर्स DCF से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि क्या यार 10.5% से एक कंपनी ग्रो करेगा जिंदगी भर? तो लगता है इंडियन इकोनॉमी जो है वो तो करीब 6 साढ़े 6% से ग्रो कर रहा है। उसके अलावा इंडिया में इन्फ्लेशन करीब 3.5 4% ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड है। तो 6 और 4 मारे तो 10% तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा जिंदगी भर। तो ये इकोनॉमी ये कैसे ग्रो कर सकता है? तो मेरे ख्याल से स्टॉक ओवर प्राइस्ड है। ओके, वो जो शुरू में इन्वेस्टर था ना मोमेंटम, वो उछलता रहेगा, पता नहीं क्या कर रहा है वो, नया नया CFO बाय प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है, नया नया चढ़ जाता है पता नहीं कहां से।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टॉक क्लियरली ओवर प्राइस्ड, अपने को बोलना नहीं है, बट 10.51% से कोई कंपनी ग्रो नहीं कर सकता है फॉर एवर। 100% से ग्रो कर सकता है फॉर 3 4 साल 5 साल, पर फॉर एवर 10.51, नो, इट इज नॉट अ रियलिस्टिक थिंग। उससे समझ में आ जाता है आज का दाम ओवर प्राइस्ड है। तो ये आया था एग्जाम में सम। मेरे को लगता है अगर आदमी अपना सैनिटी करे तो ये सम डेफिनेटली सॉल्वेबल था, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि टफ पेपर में इट इज नॉट अबाउट द फैक्ट दैट ये वाला पार्ट इजी था, वो जो आपका माथा खराब हो गया है, जो आपका टेंशन हो गया है, जो आपका समय बीत गया है, किसी सम में अटक गए हैं, उससे जो स्ट्रेस के कारण नॉर्मल सम हो नहीं पाता है ना। एंड आप लोग कोई ना कोई 6 पेपर में से एक पेपर ऐसा फेस करने वाले हो, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट जो लोग एएफएम माने एएफएम एग्जाम देने के बाद, इस बार जो लोग एएफएम एग्जाम देने के बाद लुट गए, बर्बाद हो गए, रोड पे लेट गए, वो लोग अल्टीमेटली फेल हुए हैं, सीए नहीं पास कर पाए। और जो लोग एएफएम एग्जाम देने के बाद आगे का पेपर्स दिए हैं, वो लोग ठीक निकल गए हैं बिकॉज ग्रेस मार्किंग मिला है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा, एएफएम एग्जाम हॉल में बैठ के सबका चेहरा देख लेना चाहिए एक बार। जब दिखता है सबका फटा हुआ है तो समझ जाना चाहिए सेम बोट पे है यार, कितना संभाल सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके पहले आज के दिन हमारा ड्यूटी बनता है कि हम जितना ज्यादा अपना बाउंड्री को फैला सके। बट क्या ऐसा पॉसिबल है ये क्लासेस लेके मैं बोल पाऊंगा दिस इज इट? नो। ये जो क्लासेस है एक्स्ट्रा लेके मैं बोल पाऊंगा दिस इज इट? नहीं बोल पाऊंगा। आई कैन नॉट से दिस इज इट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज इट, ठीक है। वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी एंड कंफर्ट गिवन द पास्ट पेपर। ओके, सो दीज वे द क्वेश्चंस इन दिस फाइल। आप लोग ये फाइल ठीक से देख लीजिएगा। ये क्लास यूट्यूब पे भी डाली जाएगी, क्यों? नॉट फॉर प्रचार बट फॉर द फैक्ट दैट क्या पता कब कब कौन मेरे से पढ़ा हुआ है, और वो स्टूडेंट से कैसे हम लोग माने उसको कम्युनिकेट करें। मैसेजेस आते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस क्लास विल गो ऑन यूट्यूब फॉर दिस पर्पस, ठीक है ना। सो वी मीट टुमारो एंड मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई एम गोइंग टू गेट इन टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मोस्ट प्रोबेबली। और एक चीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सबजन क्लास कर ले। एक क्लास बीच पे हुई थी याद है, जो गड़बड़ हो गई थी ठीक से, तो वो मैं नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। रेपिटेशन नहीं होगा, सब जन साथ में कर लीजिएगा। एक रिवीजन तौर पे हो जाता है पर प्लस नया एक्सपोजर, ठीक है ना। तो कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, गुड डे।